नमस्कार। मैं डॉक्टर अल्पना पारेख, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, आज हम दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचार और शिक्षा से संबंधित विचारों पर बात करेंगे। दयानंद सरस्वती ने व्यवस्थित रीति के साथ राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन नहीं किया, परंतु उन्होंने मनुष्य के जीवन के उद्देश्यपूर्ण संचालन के लिए एक समग्र आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट प्रस्तुत किया और उसी के एक अंग के रूप में राजनीतिक प्रणाली के सैद्धांतिक, संस्थागत और व्यवहारिक पक्षों पर प्रकाश डाला। दयानंद सरस्वती ने वेदों में वर्णित राजनीतिक सूत्रों और मनुस्मृति के राजनीतिक दृष्टिकोण को अपने राजनीतिक चिंतन का मूल आधार बनाया। दयानंद सरस्वती के जो राजनीतिक विचार थे उनको हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। पहला है व्यक्ति की स्वतंत्रता का आग्रह। दयानंद सरस्वती ने राज्य और व्यक्ति के संबंधों तथा राज्य द्वारा व्यक्ति के अधिकारों की औपचारिक मान्यता के विषय में विवेचन तो नहीं किया, किंतु उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति अपने आग्रह को बहुत अधिक भली भांति व्यक्त किया। उन्होंने ये स्पष्ट रूप से घोषित किया कि व्यक्ति को अपनी आत्मोत्थान के लिए, अपनी आत्मोन्नति के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए और इस प्रयासों में उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन और व्यक्ति की स्वतंत्रता में समाज अथवा राज्य के हस्तक्षेप का निषेध करते हुए भी दयानंद सरस्वती व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, स्वच्छंदता का नहीं। दयानंद सरस्वती ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आत्मोन्नति के प्रति व्यक्ति के समर्पण और इस संदर्भ में उसकी स्वतंत्रता का सामाजिक हितों से टकराव नहीं हो सकता, क्योंकि उनका मत था कि एक जागृत और विवेकशील व्यक्ति सबके सुख के लिए स्वतः ही प्रयत्नशील होता है। व्यक्ति की गरिमा के प्रति भी जो आग्रह था वो उनकी चिंतन प्रणाली में स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ। व्यक्तियों की अनिवार्य समानता, व्यक्तियों के लिए शिक्षा के समुचित अवसरों का समर्थन, व्यक्ति की कर्तव्य पालन और निर्भीकता, अन्याय के प्रतिकार के लिए बड़ी से बड़ी शक्ति से संघर्ष करने की क्षमता की अपेक्षा उन्होंने व्यक्ति की गरिमा के प्रति आग्रह को अधिक रेखांकित किया। दूसरा जो बिंदु है वो है राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन। देखिए बच्चों, आपने अपने जो प्रथम आपका पेपर है, जो फर्स्ट पेपर है राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार, राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार में आपने राज्य की उत्पत्ति, उसके विभिन्न सिद्धांत, राज्य के कार्य, उसके विभिन्न सिद्धांत में पढ़ा होगा कि अलग अलग विचारधाराएं, कोई आदर्शवादी विचारधारा है, कोई लोक कल्याणकारी विचारधारा है, कोई हस्तक्षेपवादी विचारधारा है, कोई मार्क्सवादी विचारधारा है, कोई कल्याणकारी विचारधारा है, कोई फांसीवादी विचारधारा है। ये सब विचारधाराएं राज्य के अलग अलग कार्यों का वर्णन करती है। राज्य की भूमिका के बारे में इनका स्पष्ट एक मत नहीं है। कोई कहता है कि राज्य को जो है व्यक्ति के हितों में काम करना चाहिए, कोई कहता है कि राज्य को व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कोई कहता है कि राज्य नामक संस्था ही नहीं होनी चाहिए। तो अलग अलग विचारधाराओं में राज्य के स्वरूप के बारे में, राज्य के कार्यों के बारे में अलग अलग मत प्रकट किए गए हैं। तो जो दयानंद सरस्वती हैं, उन्होंने राज्य के अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत का समर्थन नहीं किया, क्योंकि जो अहस्तक्षेपवादी विचारधारा है वो ये कहती है कि राज्य को व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि राज्य एक उद्देश्यपूर्ण संस्था है जो व्यक्ति के भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है
और व्यक्ति के सर्व कल्याण के लिए ही उसका अस्तित्व जो है बना है। दयानंद सरस्वती ने मनु, कौटिल्य आदि प्राचीन विचारकों की भांति अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त का संरक्षण और संरक्षित का संवर्धन और संवर्धित के पात्रता के अनुरूप समुदाय में न्याय संगत वितरण को दयानंद सरस्वती ने राज्य का मूल प्रयोजन परिभाषित किया। यानी राज्य का क्या प्रयोजन है कि जो कमी है उसको पूरा करे, उसे प्राप्त करे, जो राज्य के पास है उसको संरक्षित करे, जो राज्य के पास संरक्षित है, सुरक्षित है, उसको बढ़ाए और फिर अपने संसाधनों का सुयोग्य और उचित लोगों के मध्य समानता पूर्वक, न्याय पूर्वक उसका वितरण करे। तो दयानंद सरस्वती जो है वो राज्य के अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत की बिल्कुल भी उसको नहीं मानते हैं और कहते हैं कि राज्य जो है एक आवश्यक अंग है और उसका अस्तित्व ही इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति की आत्मोन्नति में सहायता करता है। दयानंद सरस्वती ने वैदिक मंत्रों को उद्धृत करते हुए राज्य के सावयव स्वरूप का भी चित्रण किया। उन्होंने कहा कि शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों के आधार पर राज्य के दायित्वों के विभिन्न पक्षों की परिकल्पना करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पुरुष की अपने अंगों के प्रति प्रीति होती है, उसके परिपालन में वो श्रद्धा होती है, उसी प्रकार राजा और प्रजा के कल्याण के लिए अपनी समस्त बुद्धि और क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए। चौथा जो बिंदु है वो है राजा के देवत्व का निषेध और राजकीय शक्ति के संस्थागत स्वरूप पर बल। दयानंद सरस्वती ने शासन की दिव्यता के विचार का निषेध किया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि शासन की शक्ति करने वाला केवल ईश्वर है। समस्त सत्ता जो होती है वो ईश्वर में निहित होती है। अतः कोई भी मनुष्य अन्य व्यक्तियों का स्वामी या राजा होने का दावा नहीं कर सकता। दयानंद सरस्वती ने यह भी कहा कि राजकीय शक्ति किसी एक राजा या एक शासक में निहित नहीं की जानी चाहिए, अपितु शासकीय शक्ति जो है वो अनिवार्य रूप से संस्थागत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी एक मनुष्य को कभी भी राजा नहीं माना जा सकता। उनका मत था कि राजनीतिक शक्ति वस्तुतः 3 प्रकार की सभाओं, राज्यसभा, विधानसभा और धर्म सभा में निहित होनी चाहिए, जो वर्तमान समय में हम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में देखते हैं। दयानंद जो सरस्वती हैं उन्होंने शासन के कार्यों में प्रजा की सहमति को भी महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि वंशानुगत राजतंत्र जो है उसका निषेध होना चाहिए। उत्तम गुणों से युक्त, प्रजा के पालन के प्रति प्रतिबद्ध, राजकीय कार्यों के निर्वाह करने में सक्षम व्यक्ति ही प्रजा की सहमति से शासक नियुक्त किया जाना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने शासक के लिए राजा की अपेक्षा सभा अध्यक्ष शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि प्रजा से अपेक्षा की कि वह मर्यादा युक्त, उत्तम शील और गुणों से संपन्न, शौर्यवान, प्रजा के हितों के प्रति समर्पित तथा समस्त प्रकार के सुयोग्य व्यक्ति को ही सभापति या राजा के रूप में नियुक्त करें। शासकीय कार्यों में जनता की सहभागिता, शासकीय कार्यों में जनता की सहमति को भी उन्होंने निरंतर सुनिश्चित किए जाने पर बल दिया। दयानंद सरस्वती ने सभाध्यक्ष अर्थात राजा से अपेक्षा की कि वो प्रजा के भौतिक उत्थान के लिए, बौद्धिक उन्नति के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए आदि निरंतर समर्पित रहेगा और साथ ही सुनिश्चित करेगा कि राज्यसभा की शक्ति के कार्यों को जनता का अनुमोदन प्राप्त निरंतर हो रहा है या नहीं। 5वां बिंदु है विधि का शासन। दयानंद सरस्वती ने घोषित किया कि शासन का आधार केवल शक्ति को नहीं बनाया जाना चाहिए। उनके अनुसार धर्म और विधि बल के आधार पर ही शासकीय शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। दयानंद ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि शासन केवल भौतिक बल के आधार पर
ही अपने आदेशों की प्रभावशीलता को सुनिश्चित नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि भौतिक शक्ति, प्रबुद्ध विवेक पर आधारित विधि तथा न्याय तीनों मिलकर ही राज्य की संप्रभु शक्ति को व्यक्त करते हैं। यानी भौतिक शक्ति, प्रबुद्ध विवेक और न्याय, ये तीनों मिलकर राज्य की संप्रभु शक्ति को व्यक्त करते हैं। दयानंद सरस्वती ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि शासक और प्रजा दोनों को ही विधि के सर्वोच्च सिद्धांतों के अधीन रहना चाहिए और उसी के अनुरूप अपना कार्य करना चाहिए। छठा बिंदु है प्रशासन की विकेंद्रीकृत व्यवस्था। दयानंद सरस्वती ने शासन के संगठन को विकेंद्रीकृत किया जाने पर बल दिया, अर्थात शासन की शक्ति एक स्थान पर केंद्रित ना हो, उसको अलग अलग चरणों में अलग अलग स्तर पर विभक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रतिपादित भी किया कि शासन की प्राथमिक इकाई गांव होनी चाहिए और राजा को गांव के एक संघ के रूप में संगठित किए जाने का भी परामर्श दिया। तो दयानंद सरस्वती ने अपनी जो राज्यों को विकेंद्रीकृत व्यवस्था है उसका एक खाका खींचकर राजा के समक्ष भी राज्यों के समक्ष भी उन्होंने प्रस्तुत किया। दयानंद सरस्वती ने शासकीय शक्ति को मर्यादित करने की आवश्यकता पर बल दिया और इसीलिए उन्होंने शक्ति को जो है वो एक स्थान पर केंद्रीकृत ना करके विकेंद्रीकृत किए जाने की वकालत की। सातवां बिंदु है सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का आग्रह। दयानंद सरस्वती ने यह भी स्वीकार किया कि शासक के व्यापक दायित्वों की पूर्ति के लिए शासन के प्रत्येक स्तर पर सुयोग्य अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए तथा उनके कार्यों, उनकी शक्तियों और उनके दायित्वों का भली भांति उसे परिभाषित किया जाना चाहिए। दयानंद सरस्वती का ये भी मत है कि कानून के निर्वाह प्रजा के पालन के लिए, विभिन्न गतिविधियों को संपन्न कराने के लिए, प्रजा की सुरक्षा तथा न्याय के प्रशासन आदि कार्यों को संपन्न करने के लिए समुचित संख्या में सुयोग्य पदाधिकारी नियुक्त किए जाने चाहिए। दयानंद ने शासकीय पदाधिकारियों की योग्यता में ज्ञान, पवित्रता, निरालस्य, निष्ठा तथा प्रजा के हितों के प्रति संवेदनशीलता को भी विशेष महत्व दिया। आठवां बिंदु है न्याय और दंड। दयानंद सरस्वती ने न्याय को राज्य के दायित्वों में महत्वपूर्ण माना। दयानंद ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सज्जनों की सुरक्षा और दुष्टों के दमन के लिए राज्य की दंडिक शक्ति के समुचित प्रयोग के द्वारा ही शासन सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में सक्षम होता है। यदि दंडात्मक शक्ति का प्रयोग नहीं करे तो शासन सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में काफ़ी असहाय हो जाएगा। दयानंद सरस्वती ने राज्य की न्यायिक शक्ति को अकेले शासक में निहित ना करने की वकालत की। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि न्यायिक शक्ति का उपयोग सुयोग्य विद्वानों के द्वारा गठित धर्म सभा द्वारा किया जाना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने न्यायिक कार्यों में विधि के प्रावधानों और प्रक्रिया के नियमों का महत्व प्रदान किया तथा ये व्यक्त किया कि न्यायिक निर्णयों को विधि के सिद्धांतों, साक्ष्यों की परीक्षित साक्ष्य तथा अन्य वस्तुनिष्ठ आधारों पर ही निर्धारित किया जाना चाहिए। नवा है कर व्यवस्था। दयानंद सरस्वती ने कर व्यवस्था के संबंध में भी मनुस्मृति में व्यक्त विचारों का सामान्यतः समर्थन किया। उन्होंने प्रतिपादित किया कि कर लगाते समय शासन को प्रजा के हितों को सर्वोपरि महत्व देना चाहिए तथा प्रजा पर अत्यधिक मात्रा में और अनावश्यक कर आरोपित नहीं किए जाने चाहिए। अंतर्राज्यीय संबंध 10वें बिंदु के रूप में दयानंद सरस्वती ने कहा कि राज्य की सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण कृत्य है और राज्य की सुरक्षा के लिए उन्होंने संगठित चक्रवर्ती साम्राज्य की परिकल्पना की। उन्होंने शासन से राज्य की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की अपेक्षा की।
साथ ही साथ उन्होंने शासक को ये परामर्श दिया कि वो अन्य राज्यों से ऐसे सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित करे जिससे कि यथासंभव संघर्षों से बचा जा सके। अंतर्राज्यीय संबंधों के विषय में भी दयानंद प्राचीन भारतीय विचारकों से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने अंतर्राज्यीय नीति के निर्धारण के लिए शासक को उपाय यानी साम दाम दंड भेद, षड्गुण्य नीति यानी संधि विग्रह आसन यान संशय दैदी भाव आदि का विवेक सम्मत और रीति के अनुरूप प्रयोग करने का परामर्श दिया। उन्होंने शासक को से ये भी अपेक्षा की कि वो एक सुदृढ़ दूत व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था का संगठन करे ताकि उसे राज्यों की गतिविधियों आदि के बारे में निरंतर ज्ञान होता रहे और प्राप्त सूचनाओं के अनुरूप ही वो अपनी नीतियों को और अधिक व्यवहारिक बनाए। राजा को उन्होंने सैनिक शक्ति को संगठित करने के निर्देश देते हुए भी कहा कि राजा जो है उसको अपनी सेना को संगठित रखना चाहिए, किंतु ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अनावश्यक रूप से आक्रामक नीति ना बनाए और युद्ध से बचे। दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचारों के पश्चात हम दयानंद सरस्वती के शिक्षा संबंधी विचारों पर भी एक बार दृष्टिपात करते हैं। दयानंद सरस्वती ने समुन्नत राष्ट्रीय जीवन के लिए शिक्षा के महत्व को बहुत ही भली भांति समझा। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि बिना शिक्षा के प्रचार प्रसार के सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में जो अंधविश्वास, जो रूढ़ियाँ, जो कुरीतियाँ व्याप्त हैं वो समाप्त नहीं होगी। जनता को जागरूक बनाने के लिए, उन्नत राष्ट्र का निर्माण करने के लिए ये आवश्यक है कि प्रजा को शिक्षित किया जाए। शिक्षा के प्रति दयानंद सरस्वती ने अपना एक विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाया। उसके अनुसार सबसे पहले वो कहते हैं कि शिक्षा का प्रयोजन क्या होना चाहिए, ये निश्चित होना चाहिए। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। उन्होंने शिक्षा को एक ऐसे साधन के रूप में परिभाषित किया जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व में ज्ञान, गरिमा, धर्म आदि के गुणों का संयोग हो सके और अज्ञान आदि के दोषों का निराकरण हो सके। दयानंद सरस्वती के अनुसार व्यक्ति और समाज दोनों के लिए शिक्षा उपयोगी है और व्यक्ति शिक्षा के द्वारा ही जीवन में उचित अनुचित का भेद करने में सक्षम होता है और साथ ही साथ अपने कर्तव्यों को समुचित निर्धारण करने में भी वो परिपूर्ण बनता है। दयानंद सरस्वती ने शिक्षा को सत्य आचरण में प्रवृत्त और असत्य आचरण से विमुख करने वाला हथियार बताया। दूसरा जो बिंदु है, उन्होंने शूद्रों और स्त्रियों के प्रति भी शिक्षा के अधिकार को सामने रखा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति है उसको बिना किसी असमानता के आधार पर, बिना किसी आधार पर जो है समान रूप से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। दयानंद ने शूद्रों और स्त्रियों के शिक्षा प्राप्त के अधिकार का प्रबल समर्थन किया। उन्होंने इस दृष्टिकोण को नितांत भ्रामक और अनुचित बताया कि स्त्रियों और शूद्रों को वेदों व ज्ञान की अन्य शाखाओं के पठन और पाठन का अधिकार नहीं है। तीसरा है शिक्षा की अनिवार्यता। दयानंद सरस्वती ने बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा की अनिवार्यता का प्रतिपादन किया। उन्होंने ये व्यक्त किया कि राज्य को शिक्षा की अनिवार्य व्यवस्था करनी चाहिए। जो अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के लिए शिक्षण संस्थान ना भेजे, उन्हें राज्य के द्वारा दंडित भी किया जाना चाहिए। गुरुकुल प्रणाली का समर्थन। दयानंद सरस्वती ने शिक्षा के लिए प्राचीन भारत में प्रचलित गुरुकुल प्रणाली को पुनर्जीवित करने का बल दिया। उनका मत था कि शिक्षा प्राप्ति के लिए बालक बालिकाओं की पूर्ण रूप से शिक्षकों के अनुशासन में रहना चाहिए। साथ ही साथ व्यक्ति की निर्माणकारी अवस्था में सामाजिक जीवन की विकृतियों तथा अन्य दूषित प्रभावों से मुक्त रहकर व्यक्ति का निर्माण करने के लिए भी
समाज को शिक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने बालिका शिक्षा का पुरजोर वकालत करने के पश्चात भी सहशिक्षा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यद्यपि बालक और बालिकाओं की शिक्षा के मध्य भेद नहीं किया जाना चाहिए, किंतु बालक और बालिकाओं को अलग अलग संस्थाओं में शिक्षित किया जाना चाहिए। शिक्षकों की सहचरित्रता और सुयोग्यता पर उन्होंने बल दिया, क्योंकि उनका मत था कि शिक्षक अपने पवित्र आचरण का उदाहरण देकर ही अपने शिष्यों को नैतिक गुणों की ओर अग्रसर कर सकते हैं। पाठ्यक्रम की व्यापकता पर उन्होंने कहा कि दयानंद सरस्वती ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए वेदों, शास्त्रों, गणित, विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, तर्कशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, भूगोल आदि समस्त विषयों की शिक्षा बालकों को दी जानी चाहिए। इस प्रकार दयानंद सरस्वती का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।